गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th ज्योग्राफी का टॉपिक। ये क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। इसके मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको चारों पार्ट इसके मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब देखो, अगर आपको दिख रहा है तो यहां पे लिखा है आज हम पढ़ रहे हैं लैंड एज ए रिसोर्स। जमीन के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड एज ए रिसोर्स क्यों? लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, नेचुरल वेजिटेशन इस पर ग्रो होती, सारी वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ जमीन पे ही तो होता है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप देखो, इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड हैं, कई तरह की वैरायटी ऑफ लैंड पे हमें कई तरह के रिलीफ फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। भैया देखो, एक बात है कि ये जो जमीन है ना, ये हमारा एक तरीके से फिक्स रिसोर्स है, या फिर जमीन बढ़ नहीं सकती, ना कम हो, जितनी है उतनी है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बात हो रही है कि उसको हमें ढंग से यूज करना पड़ेगा। कैसे हम लैंड का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें रिसोर्स का। तो ठीक, ये समझ में आया आपको। अब देखो, यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है कि भैया कितने परसेंट आपका प्लेन एरिया है, कितना माउंटेन्स हैं और कितने प्लेट्यूज हैं। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा प्लेन्स है। जो आप प्लेन्स एरिया देख रहे हो ना, प्लेन एरिया, वो लगभग आप ये मान लो, इस ये वाला जो जोन है ना आपका, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा होगा, ये वाला जो प्लेन एरिया है बेसिकली, जहां पे हम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, वो प्लेन्स हो गए। माउंटेन्स हम सबको पता है, पहाड़ वाला एरिया, और प्लेट्यूज हम सब जानते हैं, जो कि ये वाला आपका नीचे का रीजन है, ये वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये रहा मारवाड़ प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, ये प्लेट्यू रीजन है। ये कितने हैं आपके? 27%। माउंटेन्स कितने हैं? 30%। और सबसे ज्यादा क्या है? प्लेन्स हैं। ये हमें याद रखना है। अब देखो, 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब भैया इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, वो आपके प्लेन एरिया पे तो हो सकती हैं। प्लेन एरिया का मतलब कि बेसिकली वो जो एरिया है ना, वो गंगा रिवर प्लेन पे है, या हम कह सकते हैं किसी रिवर के आसपास का जो एरिया है, या उस रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है, वो पूरा एक प्लेन एरिया फॉर्म करता है। ठीक है, जहां पे हमारा जो सबसे ज्यादा आप जानते हैं ना, सब अगर आप बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो, ये न्यू एलुवियम किसे बोलते हैं? जो खादर है, खादर होता है न्यू एलुवियम। चलो मैंने बता ही दिया। तो न्यू एलुवियम वाला पूरा एरिया, ठीक है, खादर है, कहीं कहीं भांगर का भी थोड़ा बहुत पार्ट है। तो 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। अब भैया माउंटेन्स आए उसके बाद। माउंटेन्स कितने हैं? 30% है, सबको पता है, ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। भैया कहते हैं ना कि गंगा जी का भी उद्गम हुआ है तो पहाड़ों से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर टूरिज्म बहुत है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पहाड़ों पर बहुत ज्यादा है, तरह तरह का आपका फ्लोरा एंड फौना पूरा अलग है अगर आप प्लेन से देखोगे। 27% ऑफ द रीजन क्या है? प्लेट्यू है। अब भैया प्लेट्यू रीजन हमारा सबसे ज्यादा मिनरल्स में, फॉसिल फ्यूल्स में और फॉरेस्ट में हमेशा रिच है। ठीक है, तो हमने ये जमीन का जो बाइफर्केशन आप देख रहे हो ना, वो इस तरीके से होता है, कितने परसेंट कौन सा एरिया है जो कवर होता है। ठीक, क्लियर हो गया ये आपको। अब आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो हमारे इसमें 5 पार्ट है भैया, ये याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है, और इसको किस तरीके से याद करेंगे तो उसकी ट्रिक डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, चलें शुरू करें ट्रिक। तो भैया सबसे पहले आप फोटो देख रहे हो ना, तो इस फोटो को याद रख लेना, फॉरेस्ट का फोटो है ये, जंगल। तो लैंड का लैंड रिसोर्स है यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहले आ गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट याद हो गया। फॉरेस्ट का सीधे 5th पॉइंट पे आ जाओ, नेट सोन एरिया। ऐसा एरिया जहां पे हम बेसिकली बुआई करते हैं या बीज बीज डालते हैं, जहां पे फसल हम खुद उगाते हैं मिलके, वो नेट सोन एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट हो गया, 5th हो गया, मतलब ये 2 पॉइंट तो आपको याद ही हो गए। इसमें अंदर कोई पॉइंट नहीं है, सब सही बात है ना, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए आप आसानी से इस चीज को याद कर लोगे। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया?
सबसे पहला हमारा हो गया फॉरेस्ट और सबसे लास्ट हो गया आपका नेट सोन एरिया। ठीक है, अब देखो, अब आओ फैलो लैंड पे। अब दो दो वाले पॉइंट करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखो दो दो वाले पॉइंट है। फैलो लैंड के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो तरह से होती है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। देखो भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड में रिपीट हुआ है, ये करंट फैलो लैंड क्या है, अदर देन करंट फैलो लैंड क्या है, तो ये याद रखना है। तो करंट फैलो, देखो करंट मतलब क्या, अभी की बात हो रही है, तो हमने उस जमीन को छोड़ रखा है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 साल से हमने उस जमीन पे कोई खेती नहीं करी है। कहते हैं ना करंट में बात करो भाई, आज की बात करो, आज की क्या बात हो रही है, तो 1 साल का मामला लेके चलते हैं। अदर देन करंट फैलो की जब बात होगी ना, तो भैया 5 साल पीछे चले जाना। अदर देन करंट फैलो का मतलब क्या है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर्स, मतलब हमने लगभग 1 से 5 साल के बीच में हमने उस पर कुछ खेती करी ही नहीं है, तो ये क्या हो गई, आपकी फैलो लैंड हो गई। ठीक है, समझ में आ गया फैलो का एग्जाम्पल, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? ठीक, तो हमने सबसे पहले फॉरेस्ट याद कर लिया और नेट सोन एरिया याद कर लिया। नेट सोन एरिया की डेफिनेशन भी देख लो, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कुछ नहीं है, जैसे हमने नेट सोन एरिया, हमने इस साल इस जमीन पे खेती करी, ठीक है, बुआई करी और धान डाले, बीज डाले, उसको ग्रो किया, और नेक्स्ट ईयर भी अगर हमने उसी जमीन पे सेम चीज रिपीट करी, हमने सेम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, फॉरेस्ट हो गया, नेट सोन एरिया हो गया, फैलो लैंड याद हो गया अच्छे से। अब दूसरा वाला क्या है भैया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे बैरन लैंड हो गई, वेस्ट लैंड, बेकार जमीन, बंजर जमीन हो गई, या ऐसी जमीन जो हमने नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए दे रखी है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, इनमें जो हमने जमीन दे दी ना, अब इस पर तो हम कोई खेती बाड़ी कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, ये दो तरह की जमीन हो गई। तो अब याद हो गया ना, पहला फॉरेस्ट, दूसरा नेट सोन एरिया, फिर दो वाले लेने हैं, फोर्थ और सेकंड। इसमें देखो दो दो पॉइंट है ना, इसलिए बोल रहा हूं, देखो ये 2 पॉइंट हो गए, इसमें भी 2 पॉइंट हो गए। अब भैया आएगा तीसरा बड़ा पॉइंट है, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। अदर अनकल्टीवेटेड कौन कौन सी हो सकती है, फैलो लैंड को हटा के, इसको हटा के, इसको हटा के हमारी कौन कौन सी हो सकती है, अगर आप देखो तो परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहां पे आपके बेचारे जो जानवर होते हैं वो खाना वाना खाते हैं, घास वास खाते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया, ये वो पॉइंट है ना, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये सीधे सीधे बता रहा है आपका नेचुरल वेजिटेशन को, मतलब वो वाले पॉइंट, ऐसे चीजें जो अपने आप ही ग्रो कर रही हैं, हमने उन्हें कभी ग्रो किया ही नहीं, वो क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ऐसी जंगल जो अपने आप ग्रो होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन समझते हैं आप, वो वेजिटेशन जो अपने आप ग्रो होती है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट किसे डिनोट कर रहा है, नेचुरल वेजिटेशन को डिनोट कर रहा है, नेचुरल वेजिटेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, नेचुरल वेजिटेशन। और क्या है, सी पॉइंट क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, और ये 5 साल से ऊपर निकल गई, 5 साल से और ऊपर निकल गई, वो क्या हो गई, कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्लियर हो गया ये। अब आपको लैंड यूटिलाइजेशन याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से, फॉरेस्ट याद करो, नेट सोन एरिया याद करो, 2 याद हो गए, फिर 2 वाले हैं, फैलो लैंड वाले 2 पॉइंट याद रखने हैं, और कौन सी जमीन कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज होती, और थर्ड पॉइंट याद रखना है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया। ये कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं, अगर आप यहां देख रहे हो ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा नेट सोन एरिया है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये पुरानी रिपोर्ट है, ये नई रिपोर्ट है। अब आप नेट सोन एरिया देख रहे हो ना, घट रहा है, नेट सोन एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ 46.26% था, अब कितना हो गया है, 45.5% एरिया आपका नेट सोन एरिया में आता है। ठीक, क्लियर हो गया ये। और देखो, अगर आप फॉरेस्ट की बात करोगे ना, तो फॉरेस्ट का इसमें जो ग्राफ है हमारा, वो पहले 18% के आसपास था, अब 23% हो गया है फॉरेस्ट का ग्राफ, ये रहा आपका। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ वाइज बताया गया है कौन सी चीज़ क्या है। ये ज़्यादा पेपर में तो बनाना नहीं होता आपको, बस हमें ये लैंड यूटिलाइजेशन वाला सारा याद रखना होगा।
लैंड एज ए रिसोर्स, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में क्या है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर या ह्यूमन फैक्टर। जैसे कि ज़मीन की अगर हम बात करें तो उसकी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल उस ज़मीन पे कैसी है, या हम कह सकते हैं टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, तो ये किस में आता है? फिजिकल फैक्टर में। और अगर हम देखें ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या आता है कि उस ज़मीन पर कैसी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, हमारा कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सब क्या में आएंगे? ह्यूमन फैक्टर पे आएंगे। मतलब क्या है इसका कि लैंड का यूज़, ज़मीन का यूज़ किस किस बेसिस पे हो सकता है? सबसे पहले तो इंसान उसे कैसे यूज़ करते हैं, और फिजिकली जो एनवायरनमेंट है वो इसे कैसे यूज़ करता है। अगर इंडिया का आप टोटल जोग्राफिकल एरिया देखोगे वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया ये? अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक एक्सेप्शन सी है थोड़ी सी, कि हम जो है सिर्फ 93% अपना टोटल जोग्राफिकल एरिया देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में अगर हम बात करेंगे तो हमने सिर्फ आसाम के बारे में स्टडी करी, बाकी स्टेट्स की स्टडी नहीं करी। और जम्मू कश्मीर है जिसको कुछ पार्ट पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसकी भी हमने सही से स्टडी नहीं करी है। तो हम सिर्फ 93% पार्ट की ही कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं लैंड एज ए रिसोर्स में। और द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज बट वी आर एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस लैंड। लेकिन देखो परमानेंट पेस्चर लैंड जो है ना, ग्रेजिंग ग्राउंड जो होते हैं हिमालयाज पे, आप देखोगे बुकियाल्स है, तो बेसिकली क्या है कि ये भी घटते जा रहे हैं। लेकिन क्या है, अभी हमारे इतने सक्षम है कि हम अपने जानवरों को खाना खिला सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ये? अब उसके बाद देखो मोस्ट ऑफ द फैलो लैंड, जो हमारी खाली पड़ी ज़मीन है ना, या तो वो बहुत पुअर क्वालिटी की है। अब अगर ज़मीन इतनी ही पुअर क्वालिटी की है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उस पर क्या होगा? बहुत भारी होगा। क्यों? क्योंकि सपोज दैट ये ज़मीन उपजाऊ नहीं है, तो आपको बहुत महंगे महंगे पेस्टिसाइड्स हैं, आपको HYV सीड्स हैं, और बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं और एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाएंगी, लेकिन तब भी आपको उसमें कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होगी। हेंस दीज आर कल्टिवेटेड वंस इन वंस और ट्वाइस इन अबाउट, ये वंस इन वंस 2 बार रिपीट हो गया, ये हटा दो। वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 है। देखो ना, अगर एक ज़मीन है वो ख़राब पड़े, आप उसमें क्यों सर मारोगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको अच्छे HYV सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। इस वजह से जो होता है लोग इस पर बेसिकली कम खर्चा करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ज़मीन खाली पड़ी रहती है। आप देखो अगर पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वो भी डिफर करता है। पंजाब और हरियाणा जो भारत का अन्नदाता है, वहाँ पे 80% ज़मीन आपकी नेट सोन एरिया में कवर होती है, खेती बाड़ी इतनी होती है। और यहीं आप इसको देख लो, नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो सिर्फ 10% है। अरुणाचल प्रदेश देख लो, मिजोरम देख लो, मणिपुर देख लो, अंडमान निकोबार देख लो, तो सिर्फ 10% है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़मीन को हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। फॉरेस्ट कवर की अगर आप बात करोगे तो एक नियम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से कि 33% जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए। ये नियम है, ठीक है, इट इज़ लॉ। ये एक नियम है कि 33% हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, और इस क्यों? क्योंकि इससे इकोलॉजिकल बैलेंसेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इस पर एक अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। लोग फॉरेस्ट पे भी डिपेंड रहते हैं, प्लस इकोलॉजिकल बैलेंसेस में भी हेल्पफुल है। बहुत सारी न्यूमरस चीज़ें हैं, ठीक है, आप जो लिख सकते हो। वेस्टलैंड वो ज़मीन है, इज़ द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज विच इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इनटू लैंड डिग्रेडेशन। अगर आप एक ज़मीन को बार बार वहाँ पर यूज़ करते रहोगे तो वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी। दैट कॉज एज ए लैंड डिग्रेडेशन, मतलब लैंड की जो क्वालिटी है, ज़मीन की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, वो हल्की पड़ती जा रही है। ठीक, समझ में आ गया? उस पर जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इतनी ग्रोथ नहीं होगी। तो वेस्ट लैंड इज़ द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज। देखो वेस्ट लैंड को, फैलो लैंड को कंफ्यूज नहीं हो जाना। वेस्ट लैंड में हमको यही लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है कि अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में यूज़ करते हैं। जैसे डेजर्ट एरिया है वो वेस्ट लैंड है, ठीक है, या आप रोड्स देख लो, यहाँ पे पटरियाँ बिछी हैं, रेलवेज़ देख लो,
इंडस्ट्री देख लो, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो वेस्ट लैंड है। फैलो लैंड क्या होती है? फैलो लैंड जो अनकल्टिवेटेड है कई सालों से ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ लैंड, या फिर हम कह सकते हैं वहां पर जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, इसलिए वो क्या है? फैलो लैंड है। और वेस्ट लैंड है कि वेस्ट लैंड पे आपने जो जहां पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो वेस्ट लैंड है। फैलो लैंड और वेस्ट लैंड में कंफ्यूज नहीं होना है। वेस्ट लैंड क्या हो गई? नॉन एग्रीकल्चर यूज की हो गई। और फैलो लैंड क्या हो गई कि वहां पे तो खेती हो ही नहीं सकती। यहाँ पे खेती हो सकती है पर हम यहाँ करते नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, प्लस अगर हम इसको इसी तरह करते रहे तो हमारी लैंड डिग्रेड हो जाएगी जल्दी। और आगे हमारा वही टॉपिक आ गया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ये कैसे लैंड डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखो लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, जमीन की क्वालिटी इतनी कम क्यों हो जाती है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सम ह्यूमन एक्टिविटीज है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, क्वेरिंग हो रही है। क्वेरिंग समझते हैं? क्वेरिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो हमें कोई मिनरल मिला, ये धरती है, हम यहाँ खड़े ऊपर, हमें कोई मिनरल मिला, ठीक है, तो हम उसके अंदर जाके मिनरल को बाहर निकाल के लाए, दैट इज क्वेरिंग। और माइनिंग भी यही होती है, बस फ़र्क क्या है, क्वेरिंग जो होता है थोड़ा सरफेस पे होता है, माइनिंग थोड़ी डीप होती है, ठीक है। क्वेरिंग हमेशा क्या होगा, मान लो जैसे ये धरती है, तो अगर आप यहीं पे आपको कोई मिनरल मिल गया, दैट इज़ क्वेरिंग। और माइनिंग के लिए आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा, दैट इज़ माइनिंग, ठीक है। तो क्वेरिंग होती है, माइनिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होती है, इससे लैंड डिग्रेड होती है। आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी को याद करो जरा, तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है? क्योंकि माइनिंग की वजह से। और माइनिंग की वजह से हम जंगल काटते तो क्या होता है? लैंड वहाँ की डिग्रेड होती है। ऐसी गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। पंजाब, हरियाणा में आप सब जानते हो ओवर इरीगेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर इरीगेशन बहुत है, सिंचाई वहाँ पे खूब होती है, जम के पानी की वेस्टेज होती है, इस वजह से वहाँ पे भी लैंड क्या होती है? डिग्रेड होती है, ठीक। कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? आप सबसे पहले एफॉरेस्टेशन करो। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाओ। ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ को देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल्टर बेल्ट लगाओ। शेल्टर बेल्ट आप क्या होते हैं? शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं? जैसे कि समुद्र का किनारा है, मान लो ये समुद्र है, तो क्या करते हैं, कई सारे पेड़ लगा देते हैं, एक रो में कई 100 पेड़ लगा देते हैं ऐसे करके, जिससे क्या होता है? सॉइल इरोड ना हो, दैट इज शेल्टर बेल्ट। और उसके बाद क्या होता है? स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के पहाड़, उन्हें रोकने के लिए हम थॉर्नी बुशेस को वहाँ पे ग्रो करते हैं तो चारों तरफ। वेस्ट लैंड को प्रॉपरली मैनेज करो, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करो, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफुलेंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें करो। तो इससे क्या होगा? हमारा जो ज़मीन का जो लैंड डिग्रेडेशन है वो कम होगा। प्लस इसमें एक पॉइंट छूट गया है, एक ड्रिप इरीगेशन होता है, ड्रिप इरीगेशन का पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे इरीगेशन बहुत होता है ना, तो ड्रिप इरीगेशन उसमें हेल्प करता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और लैंड एज ए रिसोर्स भी समझ में आया होगा, ठीक। ओके, थैंक यू बच्चों, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।